स्वागत है साथियों। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैज्ञानिक प्रबंध उपागम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोक प्रशासन में इससे संबंधित हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और जब यही टॉपिक बीए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए होता है तो 5 से 7-8 क्वेश्चन तक बनते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप में से जो बच्चे भी बीए, एमए, नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। इससे पहले हमने 3 चरणों की बात की है कि कैसे लोक प्रशासन का विकास हुआ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। प्रबंध के संबंध में प्रथम व्यवस्थित उपागम कौन सा है? तो संगठन के संबंध में जो पहला व्यवस्थित उपागम दिया गया है वो है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। इसके अंतर्गत किसी भी संगठन के अंतर्गत जो कार्य प्रणाली है, जो संगठन है, उसको लेकर एक वैज्ञानिक तरीके से उपाय सुझाए गए और ये दिया टेलर ने और इसी को ही वैज्ञानिक प्रबंध उपागम को ही टेलरवाद कहा जाता है, क्योंकि टेलर ही एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रीति से किसी संगठन में कार्य करने का सुझाव दिया। इसी वजह से इसको वैज्ञानिक प्रबंध उपागम कहा जाता था। इससे पहले जो तरीके थे वो एक प्रकार से अंगूठा छाप वाले तरीके थे, लेकिन इन्होंने एक व्यवस्थित तरीका दिया। इसी कारण से इनको वैज्ञानिक प्रबंध उपागम कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के प्रणेता कहे जाते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के पिता कहे जाते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अभी उस पर प्रश्न आएगा तो और अच्छे से गहराई से अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के पिता कौन है? तो टेलर हैं और ये द्वितीय चरण से संबंधित हैं, जब सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था। वुड्रो विल्सन जो थे वो राजनीति प्रशासन द्विभाजन की बात करते हैं। फेयोल ने पॉक दिया है, POCC। उसके बाद उर्विक हैं, ये भी आपके सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित द्वितीय चरण से हैं। टेलर भी द्वितीय चरण से संबंधित है। टेलर ने अपने प्रयोग किस कंपनी में किए थे? तो टेलर जो थे उन्होंने अपने प्रयोग मिडवेल स्टील कंपनी, ठीक है ना, स्टील कंपनी में इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि टेलर ने अपने प्रयोग मिडवेल स्टील कंपनी किए थे। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी और हार्थोन का संबंध एल्टन मेयो से है, जहाँ पे आपका एल्टन मेयो ने अपने प्रयोग किए थे और 4 प्रयोग किए थे। पहला था महान प्रकाश प्रयोग, दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम, तीसरा जो था व्यापक साक्षात्कार और चौथा था बैंक वायरिंग प्रयोग। तो आप ये बात याद रखेंगे। 1924 से लेकर 1932 के मध्य में उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। टेलर किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टेलर की नहीं है? तो ये ए पीस रेट सिस्टम, ये पुस्तक टेलर की है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि आप मजदूरों को तनख्वाहें ना देकर पीस रेट के हिसाब से उसको पैसा दो, तो उससे वो है कि वो फिर वो ज़्यादा उत्पादन करेगा। आप सपोज़ करो कि आपने किसी की सैलरी एक दिन की 1000 रुपये निर्धारित कर दी, तो वो कम काम करेगा। एक शर्ट बनाने वाली कंपनी में आपने 1000 रुपये उसकी एक दिन की दिहाड़ी डिसाइड कर दी, तो वो चाहे 5 शर्ट बनाए, चाहे 10 शर्ट बनाए, चाहे 15 शर्ट बनाए, उसको तो सिर्फ
1000 रुपये मिलेंगे, तो वो कम उत्पादन करेगा। लेकिन जैसे ही आप एक पीस रेट सिस्टम निर्धारित कर देंगे कि भाई एक शर्ट बनाएगा तो 100 रुपये, है ना, तो वो क्या करेगा, वो 15 शर्ट भी बनाएगा, वो क्योंकि उसे पता है मैं जितनी ज़्यादा शर्ट बनाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे को सैलरी मिलेगी, उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ए पीस रेट सिस्टम के अंतर सिस्टम को इन्होंने ईजाद किया। शॉप मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत इन्होंने एक कैसे एक संगठन में को मैनेज किया जाता है उसका तरीका बताया। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है, आर्ट का कटिंग मेटल नहीं है ये। इसके अंतर्गत इन्होंने किसी कारखाने के अंतर्गत किसी काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। जैसे आप मेटल को, लोहे को काटते हैं, तो लोहे को काटने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको आरी से काट सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप उसको ग्राइंडर से काट सकते हैं, कम टाइम लगेगा। आप उसको गैस वेल्डिंग से काट सकते हैं, उसमें और कम समय लगेगा, है ना। तो इन्होंने कई सारे की बताया कि हमें वो तरीका यूज़ करना है जिसमें समय की बचत हो। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इन्होंने इसके अंदर कुछ सिद्धांत दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो टेलर ने नहीं लिखी हो, सारी पुस्तक टेलर की लिखी हुई है, आप ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता है, तो ये मिस्टर टेलर हैं जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को का जन्म दिया है। फेयोल पॉक से जुड़े हुए हैं, POCC, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कोऑर्डिनेशन, कमांडिंग, है ना, और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है POCC का विस्तार क्या है। गुलिक जो थे, लूथर गुलिक, उन्होंने आपका पोस्ट कॉर्प दिया था, तो आपसे ये पूछ लेगा कि पोस्ट कॉर्प का विस्तार क्या है, तो आपको पता ना चाहिए। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग। तो इस तरह से आपको इसका फुल विस्तार पता होना चाहिए। कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया, टेलर ने दिया, आप याद रखिएगा ये बात। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की 3 मान्यताएं बताई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। उत्पादन में वैज्ञानिक वीडियो नहीं है, ये विधियां हैं, ठीक है ना। उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, तो सही बात है, इन्होंने उत्पादन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने की बात इन्होंने कही है कि आपको क्या करना है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना है। वैज्ञानिक उसके अंतर्गत क्या हो सकता है, आप समय और गति का अध्ययन कीजिए, थकान का अध्ययन कीजिए कि किसी कार्य करने में कितना समय लगता है, ठीक है, और उसी हिसाब से फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप जब मजदूरों का चयन करेंगे तो आप उसकी योग्यता देखिए और उसको फिर प्रशिक्षण दीजिए, है ना। और उसके एक ये सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने कुछ सिद्धांत आपको ऐसी टेक्निक यूज़ में लाना है जिससे आपका समय की बचत हो। तो ऐसी तमाम इन्होंने विधियां बताई थी, वैज्ञानिक विधियां, जिसको यूज़ करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कार्य श्रमिकों से अधिक महत्वपूर्ण है, हाँ, इन्होंने कार्य को ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि इनका उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ाना। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक मानव होता है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि भाई आप पीस रेट सिस्टम से पैसा दीजिए, मतलब आप जिसको जो ज़्यादा काम करेगा वो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये आर्थिक मानव बनाने के ऊपर इन्होंने जोर दिया। श्रमिक कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, इन्होंने श्रमिक को महत्व नहीं दिया था। तो ये जो कथन है ये गलत है। टेलर ने संगठन में कितने पर्यवेक्षकों की बात की है, तो 8 पर्यवेक्षकों की बात की है, जिसमें से 4 की 2 टीम होगी। जो 4 पर्यवेक्षक होंगे वो आपके कार्यस्थल पे मौजूद होंगे और 4 जो पर्यवेक्षक होंगे वो रूम में बैठकर कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने बात किया है। एक जो होगा वो टूट फूट को देखेगा, एक होगा पर्यवेक्षक उत्पादन को देखेगा, एक जो होगा वो गति और समय का अध्ययन करेगा, है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारे 8 पर्यवेक्षकों की इन्होंने बात की है। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के कितने तरीके बताए हैं, तो कार्यात्मक फोरमैनशिप, हाँ जी, इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अंतर्गत अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फोरमैन या पर्यवेक्षक होंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पर्यवेक्षकों की इन्होंने बात की है कि भाई जो
टूट फूट मतलब ये मेंटेनेंस वगैरह के लिए अलग पर्यवेक्षक होना चाहिए। ठीक है भाई। थकान और गति का अध्ययन करने के लिए अलग होना चाहिए। उद्देश्य आज कितना उत्पादन किया जाएगा वो निर्धारित करने के लिए अलग बॉस होना चाहिए। कब आ रहे हो कब जा रहे हो उसके लिए अलग बॉस होना चाहिए। सैलरी वगैरह के लिए अलग बॉस। तो इस तरह से इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया है। कार्य समय गति व थकान का अध्ययन करना कि भाई इसके अंतर्गत कि आप किसी कर्मचारी के कार्य का और कितने समय में वो कार्य करता है, उसकी गति क्या है, कब वो थकता है, इन सब चीज़ों का भी आप अध्ययन कीजिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई किस गति से कार्य किया जाए कि भाई उतना कार्य जितना हम चाहते हैं उतना हो जाए। विभेदात्मक मजदूरी मतलब आप अलग अलग मजदूरी दीजिए। पीस रेट सिस्टम आप लगा दीजिए कि भाई जितना काम करोगे उतना मिलेगा। अदरवाइज अगर आप सबको सैलरी दोगे तो फिर वो कम ही काम करेंगे। अपवाद के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने और भी कई सारे सुझाव सुझाए कि जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि आपको ऐसे टूल्स का यूज़ करना है जिससे काम को तेज़ी से किया जा सके। जैसे कि अगर आप फावड़े से अगर खुदाई करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप उसी की जगह अगर जेवीसी से खुदाई करेंगे तो बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे अपवाद के सिद्धांत दिए। मानसिक क्रांति इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि भाई अगर उत्पादन बढ़ाना है तो मालिकों को ये वाली सोच छोड़नी होगी कि भाई मजदूर ज़्यादा पैसा ना कमाए, और मजदूरों को ये सोच छोड़नी होगी कि भाई मालिक ज़्यादा कमा रहा है। नहीं, आप लोगों को मिल जुल कर उत्पादन को बढ़ाना होगा। इसी को इन्होंने मानसिक क्रांति कहा। तो ये सभी के सभी जो तरीके हैं ये टेलर ने बताए हैं। टेलर एक कर्मचारी को अभिप्रेरित अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरित करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो ये गाजर और छड़ी पे बल देता है। ठीक है ना, कि अगर अच्छा काम करता है तो आप उसे पुरस्कार दीजिए, और अगर काम सही से नहीं करता है तो आप उसको पनिशमेंट कीजिए। टेलर एक मानव को क्या मानता है? सामाजिक मानव, धार्मिक मानव, आर्थिक मानव या उपरोक्त सभी? तो ये मानव को आर्थिक मानव मानता है। ठीक है ना। इसने क्या कहा कि भाई अगर आप किसी मजदूर से काम करवा रहे हैं तो उसे पीस रेट सिस्टम दे दीजिए, कि मतलब वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा कमाएगा, कम काम करेगा तो कम कमाएगा। तो ये आपने आदमी को क्या समझ लिया कि आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। तो इसी कारण से इसी आर्थिक मानव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो ये किसने दिया था? ये टेलर ने दिया था। टेलर का संबंध लोक प्रशासन के विकास के किस चरण से है? तो ये द्वितीय चरण से है। इन्होंने क्या किए थे कि प्रशासन को लेकर नियम दिए थे। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध उपागम को टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। यह कथन किसका है कि वैज्ञानिक प्रबंध किसी विशिष्ट संगठन या उद्योग में कार्य करने वाले कार्मिकों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति है? तो आप ये टेलर है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। मानसिक क्रांति का कॉन्सेप्ट भी टेलर ने दिया था। तरीका बताया था कि मजदूर और मालिक दोनों को समन्वय करके उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, एक दूसरों की आलोचना नहीं करनी है, मिल के काम करना है। टेलर ने काम चोरी के कितने प्रकार बताए हैं? प्राकृतिक काम चोरी, व्यवस्थित काम चोरी या दोनों? तो प्राकृतिक काम चोरी वो होती है जब आदमी थक जाता है जल्दी, या कमजोरी होती है शरीर में, बीमार होता है ना, तो इसको प्राकृतिक काम चोरी कहते हैं। और व्यवस्थित काम चोरी वो होती है जिसमें मजदूर जानबूझ के कम उत्पादन करता है। उस व्यक्ति को पता है कि मेरी सैलरी तो 1000 रुपये है, मुझे तो 1000 रुपये मिलेंगे ही, चाहे मैं कम काम करूं या ज़्यादा काम करूं। तो इसी को इन्होंने क्या किया था? इसी को इन्होंने व्यवस्थित काम चोरी कहा। तो उपरोक्त दोनों सही हैं। अब हम देखते हैं एक बार कि कोई गलती तो नहीं हुई है। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन अभी कोई गलती नहीं है। तो आप लोग को अगर कोई कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।